नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के 9H पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। तो चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर आपको भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास के मॉडल पेपर सोल्व करवाए जा रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को एक बार आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है आपसे कि गोड़वाड़ बेसिन, गोड़वाड़ बेसिन राजस्थान की, गोड़वाड़ बेसिन राजस्थान के किस व्रत, भू आकृतिक, भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है, विभाग का हिस्सा है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं। पूर्वी मैदान, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार, और सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है उत्तरी अरावली, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप क्या करोगे कि गोड़वाड़ बेसिन राजस्थान के किस व्रत भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर किसका हिस्सा है। ये थार का मरुस्थल का हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। जो गोड़वाड़ बेसिन है इसे जानते हैं लूणी बेसिन के नाम से, गोड़वाड़ बेसिन इसका जो वर्तमान नाम है लूणी बेसिन, लूणी बेसिन। ठीक है, गोड़वाड़ बेसिन को वर्तमान समय में लूणी बेसिन के नाम से जानते हैं, और जो ये लूणी बेसिन है ये थार के मरुस्थल का भाग है। ठीक है, थार के मरुस्थल का हिस्सा यही पूछा गया है यहाँ पर। तो हमारा राइट जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरी मैदान भाग का कौन सा हिस्सा है, तो यहाँ पर हम कर देते बनास बेसिन। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो बनास बेसिन है वे किसका हिस्सा है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है। तो पूरी मैदान का हिस्सा है बनास बेसिन। ठीक है, बनास बेसिन के बारे में पूछा जा सकता है आपसे कि बनास बेसिन राजस्थान के किस भू विभाग का हिस्सा है। तो पूरी मैदान का हिस्सा है ये। और यहाँ तो हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे। क्वेश्चन नंबर 2, कि समकोणीय बालू का स्तूप है, समकोणीय बालू का स्तूप है। चार ऑप्शन दे दिए गए आपको यहाँ पर। अनुप्रस्थ, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है अनु दे दे रही है, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है तारा बालू का, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है पैराबोलिक। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप क्या करोगे कि समकोणीय बालू का स्तूप है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप मुझे बताइए। समकोणीय बालू का स्तूप है अनुप्रस्थ। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप होते हैं वे कैसे होते हैं, समकोण। कैसे होते हैं, समकोण होते हैं। और जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है ये कहां पर पाए जाते हैं, जोधपुर में। ठीक है, जबकि जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होते हैं ये कैसे होते हैं, समानांतर बालू का स्तूप। ठीक है, किस प्रकार से इनकी आकृति होती है, इस प्रकार से।
जबकि जो समकोण बालू का स्तूप होते हैं इनकी आकृति इस प्रकार से होती है, समकोण, ठीक है। जबकि अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होते हैं वो समानांतर बालू का स्तूप होते हैं, समानांतर बालू का स्तूप बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं शीर्ष बालू का स्तूप, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं पवनानुवर्ती, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। और जो ये अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है ये कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में, ठीक है। जबकि जो तारा बालू का स्तूप होते हैं इनकी आकृति इस प्रकार से होती है, तारे के समान, ठीक है। जबकि जो पैराबोलिक बालू का स्तूप होते हैं इसके विपरीत होते हैं, बरकान के विपरीत। बरखान की आकृति कैसे होती है, अर्धचंद्राकार, बरखान, बरखान की आकृति इस प्रकार से होती है, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। जबकि जो पैराबोलिक बालू का स्तूप होता है ये बरखान के विपरीत होता है, यानी अपोजिट होता है ये, इस टाइप से। और इसकी जो आकृति है ये होती है महिलाओं के हेयर पिन के समान, महिलाओं के हेयर पिन के समान आकृति, ठीक है। इस प्रकार से इसकी आकृति होती है। यहाँ पर तो यही पूछा गया है कि समकोणीय बालू का स्तूप है, तो समकोणीय बालू का स्तूप अनुप्रस्थ बालू का स्तूप को कहते हैं। और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कौन से जिले में पाए जाते हैं, तो जोधपुर में पाए जाते हैं, और इनकी आकृति इस प्रकार से होती है। जबकि जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होते हैं वे समानांतर बालू का स्तूप होते हैं, या फिर बोल सकते हैं सीप बालू का स्तूप, या फिर बोल सकते हैं पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। नाम दिया जा सकता है वहां पर आपको क्वेश्चन बना के कि पवनानुवर्ती बालू का स्तूप का दूसरा नाम है। फिर ऑप्शन भी दिया जा सकता है आपको, अनुप्रस्थ है, या फिर अनुदैर्ध्य है, या फिर पैराबोलिक है, या फिर तारा बालू का स्तूप। और जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है इसका ही दूसरा अन्य नाम है, इसे समांतर भी बोल सकते हैं, या फिर सीप भी बोल सकते हैं, या फिर पवनानुवर्ती बालू का स्तूप भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपको राजस्थान की भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास के मॉडल पेपर सोल्व करवाए जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को एक बार फिर से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। और यहाँ पर आपको नाम दे दिए गए हैं, वीर तेजाजी। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है करणी सिंह। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है कंवर सेन। डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है गजनेर। लिफ्ट नहर, बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या करोगे आप। ये इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। इंदिरा गांधी की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है, कंवरसेन लिफ्ट नहर। यह राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। और कंवरसेन जो लिफ्ट नहर है इससे कौन से जिले लाभान्वित है, बीकानेर, बीकानेर और गंगानगर, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। जबकि क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर की सबसे छोटी लिफ्ट नहर है तो कौन सी है, वीर तेजाजी। ध्यान में रखना है, सबसे छोटी लिफ्ट नहर वीर तेजाजी, सबसे छोटी लिफ्ट नहर वो है वीर तेजाजी। और वीर तेजाजी लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है, बीकानेर, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा करनी सिंह लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है, एक तो हो गया बीकानेर और एक जोधपुर, ठीक है। इसके अलावा गजनेर लिफ्ट नहर से बीकानेर और नागौर, बीकानेर और नागौर।
ये जिले लाभान्वित हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कौन सी लिफ्ट नहर से कौन से जिले लाभान्वित है। गजनेर लिफ्ट नहर से बीकानेर और नागौर, इसके अलावा कवरसेन से बीकानेर और गंगानगर, करनी सिंह लिफ्ट नहर से बीकानेर जोधपुर लाभान्वित जिले हैं। क्योंकि वीर और तेजाजी से लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है, बीकानेर। और सबसे छोटी लिफ्ट नहर है वीर तेजाजी, और सबसे लंबी लिफ्ट नहर परियोजना है कंवरसेन लिफ्ट नहर। ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे। यहाँ पर वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, बार बार में रिपीट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि अड़वाना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। राजस्थान के किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं यहाँ पर आपको। जयपुर, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है भीलवाड़ा, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है चित्तौड़गढ़, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है बाड़मेर। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप क्या करोगे कि अड़वाना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ये भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। अड़वाना बांध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। देखिए क्वेश्चन बनकर आ जाए कि राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध या जवाहर सागर बांध, बीसलपुर बांध या जवाई बांध या भीम सागर बांध। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है। इनसे रिलेटिव आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो यह है चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर बांध कोटा में, बीसलपुर बांध टोंक में, जवाई बांध पाली में। हेमाबास भी पूछा जा सकता है कि हेमाबास कहाँ है, वही पाली के अंदर है। भीम सागर यह है झालावाड़ में, ठीक है। या तो पूछा जा सकता है बाकली, वाकली बांध ये कहाँ पर स्थित है, जालोर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनकर आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। पूछा गया है कि अरमानाबाद राजस्थान के जिले में स्थित है, भीलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। यहाँ पर बिल्कुल भी आपके टाइम को वेस्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा युगल नृत्य है। निम्न में से कौन सा युगल नृत्य है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है गीदड़, बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है मादल, सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है चरी, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है संकरिया। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कि निम्न में से युगल नृत्य है। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो देख लीजिए कौन सा युगल नृत्य है। भाई गीदड़ नृत्य तो शेखावटी पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है गीदड़, तो शेखावटी पुरुषों द्वारा। जबकि यहाँ पूछा गया है युगल नृत्य पूछ रहा है हमसे ये। और जो मादल नृत्य है ये कैसा नृत्य है। अगर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनकर आ जाए कि मादल किस प्रकार का नृत्य है, बताइए स्त्री प्रधान है या पुरुष प्रधान है या फिर युगल नृत्य, कैसा नृत्य है मादल, स्त्री प्रधान नृत्य, ठीक है। स्त्री प्रधान नृत्य है ये, स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। और जो चरी नृत्य है ये भी
स्त्री प्रधान नृत्य है, स्त्री प्रधान नृत्य। जबकि जो संकरिया नृत्य है ये युगल नृत्य है, यानी स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। स्त्री एवं पुरुषों द्वारा किया जाता है ये नृत्य, ठीक है। संकरिया नृत्य कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य गुजर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और जो मादल नृत्य है ग्रासिया स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। और गीदड़ नृत्य शेखावती पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। तो यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा युगल नृत्य है? संकरिया। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है? सुमेलित करे। यहाँ पर आपको दिया गया है कि सुमेलित करे। गोगा जी, साथी। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है बाबूजी, गदरेवा। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है हड़बूजी, कोलू। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ क्या दिया गया है? पत्ता जी। इसे सुमेलित करना है आपको, बुंदेल। तो आप इसे सुमेलित करो। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है यहाँ पर 2 3 1 4। बी ऑप्शंस में 2 3 4 1। सी ऑप्शंस में 1 2 3 4। और डी ऑप्शंस में 3 2 4 1। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या करोगे? सुमेलित करें, सुमेलित कीजिए आप इसे। ये भी विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। गोगा जी का जन्म कब हुआ था? चुरू ददरेवा में। दूसरा ऑप्शन। यहाँ पर हमारा तीन आ रहा है, इस वजह से कट हो गया। यहाँ एक आ रहा है, इस वजह से कट हो गया। ठीक है, बचे दो ऑप्शन हमारे पास। गोगा जी का जन्म चुरू ददरेवा में, बाबू जी का जन्म कोल्लू, ठीक है, हड़बू जी का जन्म भुंडेल नागौर में, और वीर फत्ता जी का शातू गांव जालो। समझ में आया? गोगा जी का जन्म ददरेवा, चुरू ददरेवा, दूसरा ऑप्शन। बाबू जी का जन्म कोलू, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। हड़बू जी का बुंडेल, चौथा ऑप्शन। और वीर पत्ता जी का शातू गांव, एक। यहाँ पर चार आ रहा है, इस वजह से कट हो गया। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता है उनका जन्म स्थल भी आपको याद करना होगा, ठीक है। यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है आपसे, देख लेते हैं कि किस देवी को सांप्रदायिक सद्भाव की देवी कहा जाता है? किस देवी को सांप्रदायिक सद्भाव की देवी, सांप्रदायिक सद्भाव की देवी कहा जाता है? ऑप्शन से आपको दे दिया गया है सचेय माता, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है शीला माता, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जमवाई माता, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जोगणिया माता। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आप क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आप मुझे बताइए कि किस देवी को सांप्रदायिक सद्भाव की देवी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सचियाई माता को। या राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और जो सचियाई माता है इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है? ओसिया जोधपुर में। और किस वंश की कुल देवी है? ओसवालों की, ठीक है। सचियाई माता का मंदिर है ओसिया जोधपुर, और यह है ओसवाल, ओसवालों की कुल देवी।
ठीक है। और सांप्रदायिक सद्भाव की देवी कहा जाता है सचियाई माता को। शिला जो माता का मंदिर है ये आमेर जयपुर में स्थित है। आमेर जयपुर में स्थित है और इसका जो निर्माण है, शिला देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम ने। ध्यान में रखना है आपको, मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा। ठीक है। और जो शिला माता है ये किस वंश की इष्ट देवी है बताइए? शिला माता कछवा वंश की इष्ट देवी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कछवा वंश की इष्ट देवी है शिला देवी। कछवा वंश की इष्ट देवी। ठीक है। जमवाई माता, जमवाई माता का मंदिर है जमवा, रामगढ़ जयपुर। और ये है कछवा वंश की कुल देवी। ठीक है, दोनों में अंतर है। कछवा वंश की कुल देवी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो करना है जमवाई माता, लेकिन कछवा वंश की इष्ट देवी आपसे पूछा जाए तो आपको करना है शिला माता। ठीक है, ये है जमवाई माता कछवा वंश की कुल देवी। कछवा वंश की कुल देवी। ठीक है। जोगड़िया माता का मंदिर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया है कि किस देवी को सांप्रदायिक सद्भाव की देवी कहा जाता है, तो सचियाई माता। और सचियाई माता का मंदिर है ओशिया जोधपुर में। और ये किस वंश की कुल देवी है? ओश वालों की कुल देवी है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है, ये पूछा गया है आपसे। यहाँ पर ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है डिंगल, पिंगल। सी ऑप्शंस में आपसे आपको दिया गया है निमाड़ी। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है नागर चोल। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप मुझे बताइए कि मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है। बताइए डिंगल। ठीक है, या राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। साहित्य जो शैली है उसको दो भागों में विभाजित किया है। साहित्य की शैलियां, इन्हें कितने भागों में विभाजित किया है? दो भागों में। किस किस में विभाजित किया है? एक तो किया है डिंगल में और दूसरा क्या है? पिंगल में। ठीक है, डिंगल और पिंगल। तो डिंगल क्या है? पश्चिमी राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थानी साहित्य रूप। पश्चिमी राजस्थानी का साहित्य रूप है, जबकि पिंगल क्या है? पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थानी का साहित्य रूप। ठीक है। और जो डिंगल है, डिंगल पर मारवाड़ी का प्रभाव है। ध्यान में रखना है आपको, डिंगल पर है मारवाड़ी का प्रभाव, मारवाड़ी का प्रभाव। जबकि पिंगल पर किसका प्रभाव है? ब्रज भाषा का प्रभाव, ब्रज का प्रभाव। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया है कि मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है, तो वो है डिंगल। और डिंगल क्या है? पश्चिमी राजस्थान का साहित्य रूप। और पिंगल क्या है? पूर्वी राजस्थान का साहित्य रूप। और पिंगल पर किसका प्रभाव है? ब्रजभाषा का। जबकि डिंगल पर किसका प्रभाव है? मारवाड़ी का प्रभाव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ये और देख लेते हैं हम ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है कि निमाड़ी। निमाड़ी क्या है? एक भाषा है और ये कहाँ बोली जाती है? दक्षिण राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है। दक्षिण राजस्थान में बोले जाने वाली, बोले जाने वाली भाषा। ठीक है, जबकि नागरचौल भाषा राजस्थान के किन किन जिलों में बोली जाती है? अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि नागरचौल भाषा राजस्थान के किन जिलों में बोली जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है टोंक और सवाई माधोपुर। ठीक है, ये बोली जाती है टोंक एवं सवाई माधोपुर। ठीक है, टोंक के दक्षिण
क्षेत्र में और सवाई माधोपुर की ये पश्चिमी क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है। और टोंक के दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है नागर चौल। ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि अजमेर का चौहान राजा, अजमेर का चौहान राजा जिसने अजमेर में, जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया, संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया। और ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है विग्रहराज चतुर्थ, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है अजयराज, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है अर्णोराज, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है क्या पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आप क्या करोगे कि अजमेर का चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कौन थे वो संस्कृत पाठशाला जिन्होंने स्थापित की थी, विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है। और विग्रहराज चतुर्थ को कौन सी उपाधि से नवाजा गया है, कवि बांधव। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कवि बांधव की उपाधि दी गई है तो विग्रहराज चतुर्थ को। इसके अलावा चौहानों का स्वर्णकाल, चौहानों का स्वर्णकाल विग्रहराज चतुर्थ के काल को कहा जाता है। ठीक है। और जो विग्रहराज चतुर्थ है इनके द्वारा कौन से नाटक की रचना की गई थी, हरिकेली नाटक। ध्यान में रखना है आपको, हरिकेली नाटक की रचना भी इनके द्वारा की गई थी। ठीक है। और चौहानों का स्वर्णकाल कहा गया है, इनके द्वारा संस्कृत महाविद्यालय स्थापित करवाया गया था। और उसे तोड़कर है जो कि 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि चौहानों का स्वर्णकाल किसके काल को कहा गया है। ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है कि कवि बांधव की उपाधि किसे दी गई है, या हरिकेली नाटक की रचना किसके द्वारा की गई है, तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। अजय राज, अजय राज तो अजमेर की स्थापना, अजय राज के द्वारा की गई थी अजमेर की स्थापना 1113 में। ठीक है। अर्णोराज, अर्णोराज के द्वारा आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो अर्णोराज के द्वारा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कौन कौन सी उपाधि दी गई है, बताइए मुझे। दल पंगुल, दल पंगुल, दल पंगुल की उपाधि से इन्हें नवाजा गया है। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। ठीक है। या फिर कह सकते हैं राय पिथौरा, एक उपाधि और दी गई है राय पिथौरा। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आता है एग्जाम के अंदर कि राय पिथौरा की उपाधि दी गई है तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, या फिर दलपंगुल की उपाधि दी गई है पिथौरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा गया है, जहां से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं वही चीज आपको सोल्व करवाई जा रही है। ठीक है। जो थ्योरी आपको एक्स्ट्रा लिखवाई जा रही है वो याद कर लीजिए आप कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कि प्रतिहार शासक, प्रतिहार शासक जिसने जालोर, जिसने जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की, अपनी राजधानी
स्थापित। यहाँ पर नाम दे दिए गए आपको, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है वत्सराज। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है मिहिर भोज। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है क्या, महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या करोगे। प्रतिहार शासक जिसने जालौर में अपनी राजधानी स्थापित की थी, तो आप सभी इसका राइट आंसर जानते हो, क्या करोगे, नागभट्ट प्रथम। यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और नागभट्ट प्रथम को कौन सी उपाधि दी गई है, नागावलोक, नागालोक या फिर नारायण का अवतार, नारायण का अवतार क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ से, ठीक है। वत्सराज के समय में कौन सा संघर्ष हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष। और किन किन के बीच में हुआ था ये त्रिपक्षीय संघर्ष, गुर्जर प्रतिहारों के बीच में, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ठीक है। और वत्सराज के समय में ही कुबलेमाला ग्रंथ की रचना की गई थी, कुबलेमाला, कुबलेमाला ग्रंथ की रचना किनके समय में हुई थी, वत्सराज के समय में। और इस कुबलेमाला ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी, उदोथन सूरी के द्वारा, ठीक है। वत्सराज के समय में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कुबलेमाला ग्रंथ की रचना किसके समय में हुई थी, तो वत्सराज के समय में हुई थी। या फिर त्रिपक्षीय संघर्ष किसके समय में हुआ था, वत्सराज के समय में हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच में, ठीक है। मीर भोज को उपाधि दी गई है आदिवरा, आदिवरा की उपाधि मीर भोज को दी गई है। और महेंद्रपाल प्रथम को निर्भय राजा, निर्भय राजा, निर्भय नरेश की उपाधि से नवाजा गया है। और महेंद्रपाल का जो दरबारी था वो कौन था, मुझे बताइए, महेंद्रपाल का दरबारी कौन था, बताइए। क्वेश्चन बनकर आ जाए कि महेंद्रपाल प्रथम का दरबारी कौन था, तो कौन था, राजशेखर, ठीक है। राजशेखर दिखाई तो दे रहा है। और राजशेखर के द्वारा कौन कौन से ग्रंथों की रचना की गई थी, एक तो की गई थी इनके द्वारा, राजशेखर के द्वारा काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा। इसके अलावा कपूर, मंजरी जैसे ग्रंथों की रचना की गई थी, ठीक है। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।